कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन इतिहास की जो कहानी हम सबने सुनी है, हो सकता है वो पूरी तरह से वैसी ना हो? क्या हो अगर इसमें एक बहुत बड़ा घालमेल हो, एक मिक्सअप? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि भारत की सबसे पुरानी संस्कृति असल में है कौन सी? अब इसका जवाब ना इतना सीधा नहीं है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम इतिहास का कौन सा पन्ना पढ़ रहे हैं, और यहीं से सारी की सारी उलझन शुरू हो जाती है। इस पूरी पहेली की जड़ में एक ही शब्द है, घालमेल। मतलब हमारी जो स्रोत सामग्री है वो ये बताती है कि भारत का प्राचीन इतिहास असल में कई अलग अलग कहानियों का एक उलझा हुआ जाल है, जो आपस में टकराती हैं और एक कंफ्यूजन पैदा करती हैं। अच्छा, इस घालमेल को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, स्क्रीन पर 3 अलग अलग ऐतिहासिक दावे हैं। पहला है मान्यता आधारित, जो हमारी संस्कृति को 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना बताता है। दूसरा है अकादमिक, जो इसे सीधा घटाकर करीब 3500 साल पर ले आता है। और फिर तीसरा है पुरातात्विक, जो कहता है कि भाई इतने पुराने वैदिक काल के शहर, अभिलेख या सिक्के, ऐसे कोई ठोस सबूत जमीन के नीचे से मिले ही नहीं है। 1 लाख साल और 3500 साल, सोचिए इतना बड़ा अंतर। यही इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम इस ऐतिहासिक घालमेल को समझेंगे, फिर संस्कृति को एक नदी की मिसाल से देखेंगे। हम पूछेंगे कि सबूत आखिर हैं कहाँ, खुदाई में क्या मिला है उस पर नजर डालेंगे, और फिर इतिहास की एक नई व्याख्या पर विचार करते हुए एक आखिरी बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। अब एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी, एक मिसाल देखते हैं जो शायद इस पूरी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है। ये हमें सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। जरा एक नदी के बारे में सोचिए। वो हिमालय के किसी हिमखंड से शुरू होती है ना? फिर गंगोत्री के रूप में आगे बढ़ती है। मैदानी इलाकों में आकर हम उसे गंगा कहने लगते हैं, और वही नदी बंगाल में हुगली या पद्मा बनकर समुद्र में मिल जाती है। अब देखिए, पानी का स्रोत तो एक ही है, लेकिन जगह और समय के साथ उसका नाम और उसकी पहचान दोनों बदल जाते हैं। तो क्या हो अगर संस्कृतियों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता हो, कि वो गायब नहीं होती, बस समय के साथ अपना रूप बदल लेती हैं? क्या ये मुमकिन है कि किसी बहुत पुरानी संस्कृति का जो मूल स्रोत था उसे हम भूल गए हों, और आज उसके जो नए रूप हैं उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं? चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि पारंपरिक दावों के पीछे पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं। सबसे पहला सवाल वेदों को लेकर है। मान्यता है कि वेद हजारों लाखों साल पुराने हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि पुरातात्विक खुदाई में उस प्राचीन काल की कोई भी लिखित लिपि या कोई ग्रंथ मिला ही नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर वो लिखे गए थे तो किस चीज पर? अगली बात है वर्ण व्यवस्था की। माना जाता है कि प्राचीन समाज 4 वर्णों में बटा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 850 ईस्वी से पहले के किसी भी राजा के शिलालेख में उसकी पहचान उसके वर्ण से नहीं बल्कि उसके वंश से बताई गई है। तो फिर यह व्यवस्था उस समय थी कहाँ? और एक और दावा है प्राचीन मूर्ति पूजा का, लेकिन स्रोत हमें बताते हैं कि जिन कालों में मूर्ति पूजा होने की बात कही जाती है, उन कालों की जब खुदाई हुई तो न तो कोई मंदिर मिले और न ही देवी देवताओं की मूर्तियां। ये एक और बड़ा विरोधाभास है। अब एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देखते हैं। यह है सिंधु घाटी से मिली वो प्रसिद्ध मुहर, जिसे अक्सर आद्य शिव या प्रोटो शिवा कह दिया जाता है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस मुहर की आकृति, जिसके सिर पर सींग जैसा मुकुट है, चारों ओर जानवर हैं, और आज के शिव का चित्रण, जिनकी जटा है, त्रिशूल है, साथ में नंदी है। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो समानताएं कम और अंतर कहीं ज्यादा नजर आते हैं। तो अगर पारंपरिक दावों के सबूत कमजोर हैं, तो फिर सवाल ये है कि खुदाई में आखिर मिला क्या है? चलिए अब उन चीजों को देखते हैं जो सच में जमीन के नीचे से निकली हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, खुदाई में मिला क्या? देखते हैं कि जमीन के नीचे से कौन से ठोस सबूत हमारे सामने आए हैं। तो खुदाई में जो कहानी मिलती है वो कुछ और ही है। हमें मिले हैं सिंधु घाटी के बड़े बड़े सुनियोजित शहर। मोहरों पर एक ऐसी रहस्यमयी लिपि मिली है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। टेराकोटा की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, और मौर्य काल के विशाल स्तूप और अशोक स्तंभ मिले हैं, यानी बौद्ध संस्कृति के ढेरों प्रमाण।
और एक और दिलचस्प सबूत भारत से नहीं बल्कि एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के लेखन से मिलता है। जब वो मौर्य दरबार में थे तो उन्होंने भारतीय समाज को 4 वर्णों में नहीं बल्कि 7 पेशेवर वर्गों में बांटा था, जैसे दार्शनिक, किसान, सैनिक वगैरह। ये एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया था जो उसने अपनी आंखों से देखा। तो इन सभी सबूतों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो इतिहास को समझने का एक बिल्कुल अलग, एक वैकल्पिक तरीका सामने आता है। और यहीं पर वो सांस्कृतिक पुनः लेबलिंग वाली बात आती है। याद है वो नदी वाली मिसाल? ये विचार वही है कि शैव या वैष्णव धर्म जैसी परंपराएं अचानक कहीं से नहीं आई, बल्कि ये हजारों साल पुरानी संस्कृतियों के ही बदले हुए रूप हैं, जिन्हें समय के साथ बस नए नाम, नए लेबल दे दिए गए। ये स्लाइड उसी वैकल्पिक कहानी को एक टाइमलाइन पर दिखाती है। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है, फिर बौद्ध विचार का उदय होता है जो आगे चलकर महायान में बदलता है, और फिर उसी से तंत्र, शैव और वैष्णव जैसी परंपराएं निकलती हैं। मतलब ये एक निरंतर विकास की कहानी है, किसी चीज के खत्म होकर नया शुरू होने की नहीं। इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी और बहुत गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, विश्वास बनाम साक्ष्य। तो पूरी कहानी में 2 पक्ष हैं। एक तरफ है वो ठोस सबूत जो जमीन की खुदाई से मिले हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी मान्यताएं और पारंपरिक इतिहास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और दिक्कत ये है कि दोनों एक ही कहानी नहीं सुनाते। और अंत में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या पुरातात्विक सबूत सदियों से चले आ रहे विश्वास को बदल सकते हैं? इसका जवाब इतिहास से ज्यादा शायद हम सबके अंदर है।